नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगभग कंप्लीट कर लिए थे। छोटी सी चीज़ बच गई थी जो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में बता दूंगा। तो टाइम एंड टेंस का पार्ट 7 हम लोग देखे थे और आज हम लोग देखेंगे उसका पार्ट 8। तो छोटी सी चीज़ जो बच गई थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो क्या था, मैंने ओरली बता दिया था कि जैसे कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर तक चला भी लेकिन अभी स्टॉप्ड है, वैसे एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक आध एग्जांपल लें। जैसे मैं कहूं यू हैव बीन वेयरिंग माई शर्ट। तुम मेरा कमीज तुम मेरा शर्ट पहनते रहे हो। मतलब एक चीज दिखा रहा है कि पास्ट में तुम बहुत बार मतलब मेरा शर्ट पहनते रहे हो। जैसे हम कहें कि He has been teasing me, वो मुझे चिढ़ाते रहा है, ठीक ना। तो इससे क्या दिख रहा है कि पास्ट में ये एक्शन हुआ, कुछ चला भी लेकिन अभी स्टॉप्ड है, अभी नहीं चिढ़ा रहा है, ठीक ना। जैसे माई फादर हैज बीन यूजिंग योर बाइक। भाई मेरे पिताजी के पास बाइक नहीं था, तुम्हारे पास था तो तुम्हारा यूज करते रहे हैं, उस तरीके से। जैसे हम कहें दे हैव बीन टेकिंग हिज गाइडेंस। वे लोग, मान लो कोई खिलाड़ी हो या स्टूडेंट्स हो, कोई लर्नर्स हो, तो वे लोग उनका गाइडेंस लेते रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस क्या दिखाते हैं कि पास्ट में ये शुरू हुए और कुछ समय तक चले भी लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये कंटिन्यू नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, ठीक ना। दोस्तों, एक कमेंट आया था कि सर आप केवल बोलते हैं लिखाते नहीं हैं। तो वीडियो में समय बहुत कम होता है, आधे घंटे का वीडियो होता है, 32 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है। इसमें लिखाने में तो फिर बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो जो चीज़ मैं देना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो कुछ भी मैं बोलता हूं उसे ध्यान से सुनिए। और ये तो वीडियो है, आपको जहां कहीं कुछ मिसिंग लग रहा हो फिर से उसको बैक जाइए या वीडियो पॉज करिए, सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या है, एक वीडियो लीजिए और उसमें आपको नोट डाउन करना है। तो जो मैं बोलता हूँ सुनिए बढ़िया से और पीछे जाइए, स्टॉप करिए, पॉज करिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। तो मोटे तौर पर हम लोग क्या देख लिए कि टाइम एंड टेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिए, और मैंने कहा था कि इन तीनों के बाद
जो बचता हो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में, या उसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें रख देते हैं। क्योंकि मैंने कहा था पढ़ाने का अपना अपना तरीका अलग अलग है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का यूज सबसे ज्यादा होता है, बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये ज्यादा अच्छा मुझे लगा कि पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया जाए, दोनों का मिला जुला रूप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पढ़ा दिया जाए, और बाकी जो बचे सब उसमें डाल दिया जाए, आसान होगा। ऐसे हम लोग अब देख लें सिंपल प्रेजेंट, उसका एक और नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो हम लोग पढ़ते थे ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका नाम हुआ करता था, क्योंकि इससे किसी डेफिनिट समय का पता नहीं चलता है, बोध नहीं होता है, इसलिए इसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और नाम जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हुआ करता था। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं हो, मतलब जो कंप्लीटेड नहीं हो, जो इनकम्प्लीट हो। तो इनकम्प्लीट मतलब दैट्स समथिंग गोइंग ऑन, है ना। तो हम लोग इसके बाद टाइम एंड टेंस पार्ट 8 में आज देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत सारा यूसेस हैं, जैसे परमानेंट एक्शन के लिए, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जैसे हैबिट संबंधी चीज़ों के लिए जो हैबिचुअल चीज़ें दिखाती हैं, जैसे लाइव कमेंट्री के लिए, न्यूज हेडलाइन के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लाइव बना के कहने के लिए, हम किसी प्ले या बुक के बारे में कुछ बताते हैं उसके लिए, मतलब बहुत सारा यूसेस है सिंपल प्रेजेंट का। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लें कि सिंपल प्रेजेंट का कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई सेंटेंस होगा तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका यूज देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग पहले से करते रहे हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, तब क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन भी और डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी, फिर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन के साथ भी नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर एंड देन क्वेश्चन टैग, ठीक ना। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग सिंपल प्रेजेंट का देखें। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो इसका होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद V1 या V5 का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। अब यहां V1 और V5 की बात है, तो यहां कंफ्यूजन है कि कहां V1 कहां V5। तो जैसा पहले होता रहा है, थर्ड पर्सन, देखिएगा पर्सन और नंबर बार बार आता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि पर्सन याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में तो केवल प्रोनाउन होता है, नाउन होता नहीं है। नाउन केवल थर्ड पर्सन में होता है, और थर्ड पर्सन में प्रोनाउन भी होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट मेनली आते हैं, दिस दैट भी कुछ लोग रखते हैं, और प्लूरल में ही, सी, इट के बदले दे, दिस के बदले दिस, दैट के बदले दोस, और सिंगुलर में कोई भी सिंगुलर नाउन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और एक से ज्यादा है प्लूरल नाउन है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग V5 का यूज करते हैं, और बाकी सबके लिए हम लोग V1 का। अब V5 का मतलब क्या होता है, वर्ब में या तो S या ES जुटेगा। हाँ, कभी कभी IES भी जुड़ता है, जैसे जो वर्ब्स हैं उनके अंत में Y है, तो जैसे मैरी, तो क्या होगा, Y हट जाएगा, IES जुट जाएगा। जब हम लोग नाउन का प्लूरल सीखेंगे या वर्ब को सिंगुलर बनाना सीखेंगे तो उसमें देख लेंगे। वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही होता है V5, और V1 जो होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, मैं बता चुका हूं। तो ये है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग
थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए V5 और प्लूरल के लिए बाकी सब के लिए V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। देख ले कुछ सेंटेंसेस। जैसे I go to school daily. We play cricket in the evening. In the afternoon भी कर सकते हैं, evening भी कर सकते हैं। You read in class 8th. अब ये सब हम लोग V1 लिए, I, V, U। अब कुछ ही सी इट के साथ देखिए जहां पर V5 लगाना है। जैसे I go to school daily, मैं रोज स्कूल जाता हूं, प्रतिदिन। We play cricket in the afternoon, हम लोग दोपहर में क्रिकेट खेलते हैं, या इवनिंग करिएगा तो शाम में। You read in class 8th, तुम क्लास 8th में पढ़ते हो। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देखें। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो ही सी इट आएगा जनरली। जैसे ही रीड्स his books loudly. She cooks food very well. It runs very fast. Ram sings very well. तो ये देखिए V5 का प्रयोग ही के साथ रीड्स लगा दिए, एस जुड़ गया रीड में। सी के साथ कुक में एस लगा दिए, इट के साथ रन में एस लगा दिए, राम के साथ सिंग में एस लगा दिए। तो ही रीड्स हिज बुक्स लाउडली, वह अपनी किताब जोर जोर से पढ़ता है, मतलब ऊंची आवाज में। शी कुक्स फूड वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छे तरीके से। इट रन्स वेरी फास्ट, इट का प्रयोग यहाँ किसी जानवर के लिए, जैसे कुत्ता हो, जैसे घोड़ा हो, तो हम कह सकते हैं इट रन्स वेरी फास्ट, या बहुत तेज दौड़ता है। राम सिंग्स वेरी वेल, राम बहुत अच्छे तरीके से गाता है, बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, V5 का यूज देख रहे हैं। अब बहुत सारे सेंटेंसेज हो सकते हैं, आप सोचिए और बनाइए, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी अभी, उसको इग्नोर कर दीजिए, बाद में ठीक हो जाएगा। अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद यहाँ डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है। और ध्यान दीजिएगा तब सबके लिए V1 लगता है,
ठीक ना। क्यों लगता है मैं बता रहा हूं, क्योंकि V1 V5 जो नंबर पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को डिसाइड करता था, वो डू डज कर दे रहा है। इस यहाँ वाला काम यहाँ हो जा रहा है। तो जो काम यहाँ हो रहा था V1 V5 के लिए, वही काम हम लोग डू और डज के लिए कर रहे हैं। तो सीधी बात है कि डज का प्रयोग कहां पर करेंगे? जहां V5 होता था, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए, ठीक ना। और डू का प्रयोग कहां करेंगे? बाकी सबके लिए। रेस्ट मतलब क्या होता है? इसको छोड़कर जो बचे सब, तो डू का प्रयोग वहां करेंगे। तो जो काम यहाँ V1 V5 में थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला हो रहा था, वो काम तो यहाँ डू और डज में हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग ये यहाँ पर सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी नंबर का हो, किसी पर्सन का हो, मेन वर्ब हमेशा नेगेटिव में, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक ना। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि he does not reads, क्योंकि ये वाला काम यहां कर चुके हैं, डज लगा चुके हैं। तो रीड्स लिख देंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? he does not read, तब जाके सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में किसी भी नंबर पर्सन के साथ मेन वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में, अर्थात प्लूरल फॉर्म में होता है। जो काम यहाँ अफर्मेटिव में V1 V5 का डिसाइड करने का हो रहा था, वो यहाँ डू डज में सेम तरीके से होता है, ठीक ना। अब डू नॉट को हम डोंट और डज नॉट को डजंट भी लिखते हैं। डू नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट लिखते हैं, DON अपॉस्ट्रोफी का साइन और T, और डज नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डजंट लिखते हैं, DOESN अपॉस्ट्रोफी का साइन और T, डजंट। तो स्ट्रक्चर में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट, और जब ऐसा लिख देंगे तो नॉट हट जाएगा, क्योंकि ये भी जुड़ गया। फिर V1 और ऐसे, जैसे एक ये हो सकता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि है ये स्टेटमेंट ही, इसलिए फुल स्टॉप ही रहेगा। स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स क्या होगा? फुल स्टॉप। तो ये रहा नेगेटिव का, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट लगा देंगे, या आपको मन करे तो डू नॉट डज नॉट कर सकते हैं। पहले क्या होता था ना कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो था वो स्पोकन इंग्लिश में यूज होता था, रिटन में डू नॉट या डज नॉट ही लिखा जाता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि अब कॉमन हो गया है। आप स्पोकन देखिए या रिटन देखिए, लोग लिखने लगे हैं, किताबों में आने लगा है डोंट और डजंट। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका। जैसे he does not help me, she does not teach him, I do not disturb anyone. We
डू नॉट प्ले इंडोर गेम्स। तो ऐसे सेंटेंसेस हम ले सकते हैं, जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है। शी डज नॉट टीच हिम, वह, चूंकि शी है तो फीमेल होगी, वह उसे, अब हिम है तो ये मेल के लिए होगा, अब कोई भी हो, वह उसे नहीं पढ़ाती है। आई डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, परेशान नहीं करता हूं, ठीक ना। वी डू नॉट प्ले इंडोर गेम्स, हम लोग इंडोर गेम्स मतलब ऐसे गेम जो छत के नीचे खेला जाता हो, खुले आकाश में नहीं खेला जाता हो, ग्राउंड में नहीं खेला जाता, उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं। जैसे लूडो हो गया, जैसे कैरम हो गया, जैसे चेस हो गया, इस तरह के गेम्स क्या है, ये इंडोर गेम्स हैं। तो वी डू नॉट प्ले इंडोर गेम्स, हम लोग इंडोर गेम्स नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग हम लोग डिफरेंट कोई नाउन भी ले सकते हैं। अब तो हम बता ही दिए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में नाउन होगा। तो आप जितना सेंटेंसेस चाहें उतना सेंटेंसेस सोचिए और बनाइए, और स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, तो गलती की संभावना ना के बराबर होगी। और लर्नर्स के लिए थोड़ी बहुत गलती स्ट्रक्चर के अलावे होती है तो चलेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा जब आप वर्ड्स पे कमांड करें। मैं बार बार कहता हूं कि वर्ड्स को सीखना जरूरी है। एक बार नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक के यूज को, क्या क्या उससे रिलेटेड चीजें हैं जान जाइएगा, तो वहां तब दिक्कत नहीं होगी, वो वाली परेशानी। फिर कुछ ग्रामेटिकल आइटम्स भी हैं तो उसको देखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम सब में बताते हैं, तो क्वेश्चन में दो संभावना है। पहली संभावना क्या है कि यस नो क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना है, डू या डज को पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ये वर्ब मतलब मेन वर्ब समझिएगा, वर्ब मतलब मेन वर्ब। तो यहां भी सबके लिए, क्योंकि यहां भी डू डज तो लग ही गया ना, देखिएगा यहां भी डू डज तो लग ही गया ना, तो फिर यहां V1 V5 का लफड़ा खत्म, टेंशन खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबके लिए, किसी भी नंबर पर्सन के सब्जेक्ट के लिए यहां इंट्रोगेटिव में, मतलब क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा सिंपल प्रेजेंट के लिए, ठीक ना। तो V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और जब ये क्वेश्चन बन गया तो लास्ट में क्या चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरीके से जैसे हम लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। डज शी डांस इन पार्टीज, क्या वो पार्टियों में डांस करती है, नाचती है। मतलब कभी कभार क्या होता है ना, जब कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी हुआ या कोई उस तरह की घर में पार्टी है, ये मैरिज संबंधी वेडिंग पार्टी है, उस कुछ मतलब इस तरह के पार्टीज में डांस अक्सर होता है, तो हम कहते हैं डज शी डांस इन पार्टीज। डज योर मदर मेक टी फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चाय बनाती है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डू लगा
यू के लिए, शी के लिए डज लगा, योर मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यहाँ डज लगा। और V1 सबके लिए, लर्न में V1, डांस, मेक, तो इस पैटर्न को फॉलो करना है ना हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस सोचिए और बनाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, समय की बर्बादी। कम से कम समय में आधे घंटे के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख ली जाए, दे दी जाए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन वाला, ये सब सॉरी WH क्वेश्चन वाला पैटर्न। WH क्वेश्चन में क्या होता है, सेम यस नो क्वेश्चन वाला ही रहता है जैसे सब में होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसी तरीके से इसमें भी होगा। WH वर्ड को पहले रख लेंगे, तो WH वर्ड पहले रख लेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। एक बार बता ही चुके हैं कि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है, बाकी सब के लिए डू का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब WH वर्ड में, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था, किसी भी टेंस में नहीं बताया। WH वर्ड में हु जो है ना, हु मतलब क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो कौन, ठीक ना, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक ना। डायरेक्ट सब्जेक्ट, उसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर किसी में नहीं होता है। जैसे जनरल हम आई एम प्लेइंग, तो क्या हो जाता है, हु इज प्लेइंग, तो आई की जगह पर हु सीधा आ गया। अब वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है लेकिन और सबसे अलग है, एक्सेप्शन समझिए, एक्सेप्शन मतलब अपवाद हिंदी में कहें तो हु जो है डायरेक्ट किसी भी टेंस में हु अपवाद है, बाकी सबके साथ वो पैटर्न फॉलो होगा, ठीक ना। तो हम देखते हैं कैसे हु अपवाद है। तो WH वर्ड में कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू ईट, या टेक भी कर सकते हैं, हैव भी कर सकते हैं। मैं बताया था ना, खाने के सेंस में हैव, टेक, ईट सब होता है। व्हाट डू यू टेक, सॉरी व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, क्या खाते हो। Where does she go for coaching classes? कोचिंग क्लासेस के लिए वह कहां जाती है। When do you get up in the morning? तुम सुबह में कब उठते हो, कब जगते हो। तो अब हु वाला एक आध देख लें, नहीं तो वो बाकी रह जाएगा। अब देखिए हु में हम लोग यहां देखते हैं,
देखिएगा, हु के साथ डू डज कहाँ लगा? हु हेल्प्स यू इन स्टडिंग, पढ़ाई में तुम्हारी कौन मदद करता है? जब हेल्प्स रहेगा समझिए कि सिंगुलर के लिए है, और जब हेल्प रहेगा तो समझिए कि प्लूरल के लिए है। हु हेल्प यू इन योर टास्क, कौन लोग तुम्हारी मदद करते हैं तुम्हारा टास्क बनाने में? तो अब यहाँ पर डू डज वाला पैटर्न फॉलो होता है? नहीं होता है ना। हाँ, डू डज लगाइएगा ना तो करने के सेंस में हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए नहीं है। जैसे हु डज दिस वर्क, इस काम को कौन करता है ना? हु डू दिस वर्क, कौन लोग इस काम को करते हैं? तो वहां डू डज सीधा मेन वर्ब बन जाएगा, ये वाला पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट का WH क्वेश्चन का पैटर्न देखें। आगे इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग इसका फिर क्वेश्चन नेगेटिव, पैसिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन टैग देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।